Hello everyone, class 11 CBSE and RBSE. Dear student, आज हम लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। 1 और 2 आपका कंप्लीट हो गया था। लेसन 3 और 4 सिलेबस से डिडक्ट है आपका, ठीक है। तो लेसन नंबर 5 है गलता लोहा, जिसके लेखक है शेखर जोशी, ठीक है। लेखक का जन्म सन 1932 में अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ। इनकी प्रमुख जो रचनाएं थी कोसी का गटवार, 7 के लोग, हलवा, नौरंगी बीमार है, कहानी संग्रह, एक पेड़ की याद, शब्द चित्र। इन्हें जो सम्मान मिला वो पहल सम्मान मिला। बेटा ये जो कहानी है गलता लोहा, जैसा कि पाठ का शीर्षक है गलता लोहा। लोहा कितना कठोर होता है, ठीक है, कितना कठोर धातु है लोहा। अब उसे कोई आकार देने के लिए सोचिए उसे कितना अधिक तपाना पड़ता होगा, तपाने के बाद उसे कितना अलग अलग आकार देना पड़ता होगा। ऐसे ही ये जो कहानी है गलता लोहा, ये इस कहानी में जो पात्र है मोहन है, ठीक है। मोहन के पिता हैं, मोहन एक पुरोहित परिवार से है, पिता का नाम वंशीधर है। एक पात्र धनराम है जिसके पिता गंगाराम है, एक अध्यापक है, और एक पात्र रमेश है। इनके इर्द गिर्द ये कहानी घूम रही है। अब ये मोहन जो है बेटा इस पाठ में ये बताया गया है कि व्यक्ति परिस्थितियों के हाथ का खिलौना है, ठीक है। हम चाहते क्या है हो क्या जाता है, कुछ नहीं पता, परिस्थिति इंसान को क्या से क्या बना देती है। इसी तरह मोहन जो बच्चा होता है बचपन में बहुत होशियार होता है, सभी टीचर्स को उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। कक्षा में होनहार और बुद्धू हर तरह के बच्चे होते हैं, और जो अध्यापक होता है वो होनहार बच्चों की तरफ उसका ध्यान थोड़ा ज़्यादा रहता है। ध्यान तो सब पे रहता है लेकिन होनहार पर थोड़ा रहता है। तो इस तरह इस कहानी के माध्यम से बता रही हूँ कि जो अध्यापक था वो मोहन से ही सारे कार्य कराया करते थे। यहाँ तक कि कक्षा में किसी बच्चे को दंड भी देना होता था तो अध्यापक मोहन से कह के करा, मोहन इसका कान खींचो, मोहन इसे डंडे लगाओ, मोहन इसे स्लैप लगाओ। कहने का तात्पर्य ये है कि मोहन बहुत होशियार बच्चा था। गुरुजियों को ही नहीं, स्कूल के टीचर्स को ही नहीं, गांव वालों को भी, पिता को भी, सबको मोहन पर बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। लेकिन परिस्थिति क्या आती है वो आप एंड में देखना कि क्या बनना चाहता है वो बच्चा और कहाँ क्या बन जाता है, कैसे दर दर की ठोकर खाता है काम ढूंढने के लिए और क्या काम उसे करना पड़ता है। दूसरा, इस पाठ में लेखक ने जातिगत भेदभाव को भी बताया है कि जाति व्यक्ति के कार्य में कैसे बाधक बन जाती है। ये कहानी जब लिखी हुई थी उस समय जाति पात का भेदभाव बहुत अधिक था। उच्च जाति के व्यक्तियों को निम्न जाति के व्यक्तियों के पास अपना कोई काम कराना होता था तो वो स्वयं नहीं जाते थे, या तो किसी के हाथ अपना काम भेज देते थे या वो दूर से ही उनसे खड़े होकर बात करते थे। तो जाति पाति का बहुत अधिक भेदभाव था। तो देखिए गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक। लेखक किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक, मेधावी बालक कौन, मोहन, निर्धन ब्राह्मण का पुत्र मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर, समाज के नियमों को निषेधों को ताक पर रखकर वह धन्नाराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है। मानो लोहा गलकर
एक नया आकार ले रहा हो। ठीक है, अब कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मोहन परिस्थितियों के आगे कितना मजबूर हो जाता है कि वो बनना क्या चाहता था लेकिन क्या बन जाता है। घूमते घूमते एक दिन अपने मित्र धन्नाराम जो लुहार था उसकी दुकान पर आ जाता है और उसके काफर पर बैठकर लोहे का काम करने लग जाता है, उसे नया नया आकार देने लग जाता है। देखिए, गलता लोहा। मोहन के पैर, हम अपने मुख्य प्रकरण पर आ गए। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन में किसी कोने में शायद धन्नाराम लोहार के आकार की वह अनुगूंज शेष थी जिसे वे पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता था। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ों की खनक, जिन्हें वे दूर से ही पहचान सकता था। इस पंक्तियों में ये बताया गया है कि मोहन को अब अपने मित्र के वहाँ होके आया तो उसकी दुकान पर जो काम जैसे होता था वो सारे कामों का उसे अनुभव हो गया। लंबे बैंत वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छाँट कर साफ करेगा। घर से निकला था क्या काम करने के लिए कि खेत में जो भी एक्स्ट्रा घास फूस उगाई है उसे मैं काटूंगा, साफ करूंगा, क्योंकि पिता अब वयोवृद्ध हो चले हैं, तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तो मोहन को लगता है कि मुझे पिताजी के हर कामों में उनका हाथ बटाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। बूढ़े वंशीधर, मोहन के पिता का नाम क्या था? वंशीधर। वंशीधर जी के बूते का अब ये सब काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया, पुरोहिताई मतलब लोगों के घर जाकर पंडिताई की, उसी पर अपना घर संसार चलाया, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। अब वो कार्य भी ठीक से नहीं कर पाते। पुरोहिताई का कार्य भी अब उनसे ठीक से नहीं होता, क्योंकि उम्र के साथ साथ व्यक्ति ढलता चला जाता है। वह भी अब उनसे कहाँ हो पाता था। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर अपार श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर कमजोर शरीर, उतना कठिन श्रम जो वर्क एक व्यक्ति यंग एज में कर सकता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है व्यक्ति कार्य उस तरीके से नहीं कर सकता, श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। अब उससे ना तो अधिक श्रम होता है, अर्थात ना तो बहुत अधिक अब वो मेहनत कर सकता है, और ना ही व्रत उपवास कर पाता है। सुबह सुबह जैसे ही उससे सहारा पाने की नियत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है, यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब बूते की नहीं, एकाएक ना भी नहीं कह सकता, कुछ समझ नहीं आता। वो बात कर रहा है कि मुझे यहाँ जाना है, लेकिन अब मेरे बस की भी नहीं है और मैं मना भी नहीं कर सकता। मोहन उनका आश्रय न समझता हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का उसे अभ्यास ही है और न ही वैसी गति। देखिए, मोहन उनका आश्रय न समझता हो, ऐसी बात नहीं। ये बात नहीं कि मोहन अपने पिता की बात को नहीं समझता हो, मोहन को समझ आ रहा है कि अब उनके बस का ये कार्य करना नहीं है, लेकिन मोहन अपने पिता की तरह उस कार्य को उस तरीके से नहीं कर सकता, क्योंकि मोहन को उस कार्य का ना तो अनुभव है ना प्रैक्टिस है। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। तो मोहन को वो कार्य आता तो तुरंत बोल देता मैं कर दूंगा, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। जैसे हवा में बात कह दी थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पिता ने कोई बात हवा में कह दी। अब मोहन अपनी जगह ठीक था, क्योंकि जब मोहन उस कार्य को कर ही नहीं सकता तो मोहन झूठी हाँ
किस तरीके से भरे या कोई और सुझाव कैसे दे। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था कि चलो खेत का काम तो वो कर सकता है, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। धन जब उसने देखा खेत में काम करने के लिए मोहन को जाना था, अब मोहन जो औजार लेकर खेत में जाना था, देखा कि वो औजार कुंद, मतलब अब उस तरीके से काम नहीं हो पाएगा उससे। कुंद मतलब जैसे हम कहते हैं ना, खुरदरा हो गया। धन्नाराम अपने बाएं हाथ से धोखनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। देखिए, मोहन का बचपन का मित्र था कौन? धन्नाराम। ठीक है, ये बचपन में ही होशियार नहीं था। ठीक है, टीचर हमेशा पढ़ाते पढ़ाते इसे ये कहकर डांटा करते थे, बिल्कुल बुद्धू है, तेरे तो दिमाग में लोहा भरा हुआ है। और क्योंकि वो लोहार का बेटा था और उस पिता को पता चल गया कि पढ़ाई ज़्यादा कर नहीं पाएगा, अपने ही घर के काम में उसे लगा लिया। अब जो मोहन है वो अपनी छड़ी जो औजार ठीक कराने के लिए धन्नाराम लोहार के पास आता है और वो दूर एक कनस्तर एक पीपे पर बैठकर, ठीक है, धन्नाराम के कार्य को बड़े ही ध्यान से देख रहा है। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। मोहन ने किससे पूछा? धन्नाराम से, कि मास्टर त्रिलोक सिंह जो हमें पढ़ाया करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, इसमें जो पात्र हैं मोहन, मोहन के पिता वंशीधर, ठीक है, धन्नाराम के पिता गंगाराम और टीचर का नाम क्या बताया? त्रिलोकीनाथ। ये इनके कौन थे? टीचर थे। तो त्रिलोक सिंह, सॉरी। जब ये मोहन धन्नाराम की लोहार की दुकान पर आता है तो बात करता है कि अध्यापक की तो अब नहीं रहे होंगे। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लल्ला, मास्टर साहब भी क्या आदमी थे, पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। देखिए, अब दोनों मित्र धन्नाराम और मोहन, जबकि स्कूल टाइम में कई बार, जैसा मैंने आपको बताया कि मोहन से अध्यापक बच्चों को क्या जब सज़ा देनी होती तो मोहन से ही दिलवाते थे। तो धन्नाराम ने कई बार मोहन से डंडे भी खाए और कान भी खिंचवाया। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर, अब दोनों देखिए, आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा रहता था। ये आपस में बात कर रहे हैं। कौन कह रहा है? धन्नाराम। दोनों हो कर हंस दिए। दोनों मित्र अपने बचपन की बातों को याद कर रहे थे। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। कुछ क्षण इतने मग्न हो गए अपनी पुरानी बातों में, गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरे। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठक पटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया हो। कड़े स्वर में वह पूछते थे, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? लेखक वही दोनों बैठकर उसी स्कूल की बातों को याद कर रहे हैं, टीचर की बात को याद कर रहे हैं कि जैसे ही वो स्कूल में आते थे तो सबसे पहले किस तरीके से गुस्सा करते थे, यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद तक स्वर पहुंचता। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया? क्वेश्चन करते हैं। मोहन उनका चहेता शिष्य था। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बात कर रहे हैं दोनों मित्र, बचपन की बातों को याद कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? टीचर क्लास में आते सबसे पहले पूछता था, मोहन नहीं आया? मोहन उनका चहेता स्टूडेंट था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, मतलब होशियार बच्चा था। पढ़ने में ही नहीं, गायन में भी बेजोड़, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि गाने में भी निपुण था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे
पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। जो मोहन था वो सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि म्यूज़िक में भी बहुत होशियार था। और मास्टर जी ने, मास्टर कौन, त्रिलोक सिंह ने उन्हें सिर्फ स्कूल का ही नहीं बल्कि पूरे क्लास का ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल का उसे मॉनिटर बना दिया। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करते थे। प्रेयर भी सबसे पहले कौन शुरू करता था? मोहन। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मोहन से हर किसी को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उसका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता था और तब वे उस फिसंडी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते थे। जब क्लास में कोई टेस्ट होता, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते तो अगर किसी को नहीं आता तो उसे दंड देने का कार्य भी टीचर किससे कराता था? मोहन से कराता था। पकड़ इसका कान और लगा इसके 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते थे। धन्ना राम भी अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बैंत खाए थे या कान खिंचवाए थे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जैसे ही दोनों मित्र मिलते हैं, बचपन की बातें याद कर रहे हैं, स्कूल टाइम में मोहन ने कई बार धन्ना राम के कान भी खींचे, उसके बैंत भी लगाई। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रखने पर भी धन्ना राम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखते थे। थोड़ी बहुत ईर्ष्या तो जरूर होती थी कि तो हमारे ही साथ का सहपाठी है। सोच के देखो, आपके बराबर का बच्चा हो, एक साथ पढ़ते हो, किसी को टीचर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे, किसी को बिल्कुल ना दे, तो बेटा ये तो अपने अपने गुणों के अनुसार होता है। टीचर के लिए सभी बच्चे समान हैं, लेकिन जो गुणवान होते हैं उनके लिए टीचर के हृदय में थोड़ा अलग ही प्रेम होता है। ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो इसलिए व्यक्ति की पूछ जो है उसके गुणों से होती है। लेकिन वो थोड़ी बहुत कभी धन्ना राम ईर्ष्या करते थे, लेकिन नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, मोहन भी कई बार टीचर के कहने पर अपने मित्र धन्ना राम के भी कान भी पकड़े, उसे बैंत भी लगाई। मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा। देखिए, टीचर को मोहन पर बहुत अधिक उम्मीद थी, ठीक है। टीचर्स को लगता था कि मोहन एक दिन स्कूल का बहुत बड़ा आदमी बनेगा और एक दिन इस स्कूल का नाम ऊंचा करेगा। धन्ना राम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था, ठीक है। तो यहाँ तक आपको जैसे पढ़ाया, अभी तक समझ आया बेटा कैसे दोनों मित्र अपने स्कूल की बातों को याद कर रहे हैं। और धन्ना राम वे गांव के दूसरे खेतिहर या मजदूर परिवार के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। और जो धन्ना राम था, तीसरे दर्जे तक, तीसरी क्लास तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था, अर्थात वो बिल्कुल भी होशियार नहीं था। तो पिता को लगा कि पढ़ाई में तो होशियार है नहीं, तो ज़्यादा पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरी क्लास के बाद ही उसे स्कूल से हटवा दिया गया। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनुआ तेरह का पढ़ा सुना तो। एक बार टीचर ने उससे पूछा, 13 का पढ़ा सुनाओ। 12 तक का पढ़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पढ़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था, अर्थात उससे 13 का पहाड़ा याद नहीं हुआ। 13 का पहाड़ा याद करना उसके लिए पहाड़ तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। 13 एकम 13, 13 दूनी 24। सटा के एक संटी उसकी पिंडलियों पर मास्टर साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत
संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। देखिए मास्टर जी के बारे में बताया कि जिस बच्चे को पनिशमेंट मिलता था, डंडी भी उसी से ही मंगाई जाती थी। 13 का पहाड़ा टीचर ने सुना, 13 का पहाड़ा सुनाना उसके लिए क्या हो गया, पहाड़ के जैसा हो गया, और टीचर ने उससे डंडा मंगा के उसे मारा। देखिए अब तक बेटा हमने ये पढ़ा, आपको समझ आया कि मोहन कैसे धन्नाराम की दुकान पर जाता है, वहाँ अपने बचपन की बातों को वो याद करते हैं, स्कूल टाइम की बातें याद करते हैं, और धन्नाराम 3 क्लास तक ही पढ़ते हैं, फिर उसके पिता उसे स्कूल से निकाल देते हैं और अपने ही रोजगार में उसे लगा लेते हैं, क्योंकि वो एक लोहार था और जो मोहन था वो एक पुरोहित परिवार का लड़का था। पुरोहित परिवार का गरीब लड़का था, पिता वंशीधर थे, वो भी अब वयोवृद्ध हो गए थे, उनसे भी अब बहुत अधिक काम नहीं होता था, और मोहन को लगता था कि पिता के कार्य को अब मैं कम करूं। ठीक है, ये गलता लोहा, बाकी जितना पढ़ाया है इसको ध्यान से सुनना समझना, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।